नमस्कार एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का स्कोरअप क्लास 11th एंड 12th के प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, अगर तुमने अभी अभी 12th क्लास में एंटर किया है ना यार, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 11th यूजुअली हमारी अच्छी जाती है नहीं, लेकिन एक ही क्लास में बेटा मैं तुमको 11th से 12th क्लास 12th मैथ्स शुरू करने से पहले तुम्हारे लिए वीडियो देखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारी प्रॉपरली बेटा ब्रिजिंग हो जाएगी 11th से लेके 12th तक की। जो भी वो 11th के इंपॉर्टेंट क्रूशियल टॉपिक्स हैं बेटा, जो तुमको 12th में काम आने वाले हैं, वो सारे के सारे मैं बेटा एक ही वीडियो के अंदर कवर कराने वाला हूं। थोड़ा सा टाइम चाहिए मुझे तुम्हारा पेशेंस से बेटा, वीडियो को एंड तक देखना। मैं एंड में तुमको कुछ टास्क भी देके जाऊंगा। तो चलो भाई, कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाते हैं दोस्त कि आज के सेशन में क्या क्या कवर होने वाला है, मतलब कौन कौन से वो इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं हमारे पास। तो बेटा सबसे पहले हम लोग सेट्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग बेटा फंक्शंस के ऊपर बात करेंगे, और फंक्शंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा 12th क्लास में भर भर के पूछा जाएगा तुमसे मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो बेटा बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है दोस्त। तो आप लोगों को सेट सिखाऊंगा पहले, फिर फंक्शंस के बारे में बताऊंगा बेसिक डेफिनेशन, और आप लोगों को मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अराउंड की थ्योरी समझाऊंगा। इनके ग्राफ कैसे दिखते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद बेटा हम लोग इनइक्वालिटीज के ऊपर भी बात करेंगे। फिर हम लोग आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्यूबिक इक्वेशन पे, लॉगरिथम के बारे में बेटा समझेंगे। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज यूज होंगी आपकी 12th में। आप लोग इसको बेटा इंडिविजुअली भी 12th में पढ़ोगे जब कैलकुलस चालू करोगे, लेकिन कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट है, बेसिक चीजें समझनी है, वो मैं समझा दूंगा, ठीक है। यस बेटा, सबको पहचान गया। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं बेटा, बेसिक पीएनसी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेटा आपको स्टैंडर्ड इक्वेशंस पता होनी चाहिए। पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशंस कैसी दिखती हैं, एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशंस कैसी दिखती हैं, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के ऊपर बात करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा अपन लोगों को समझनी है। तो चलो भाई, एक एक करके हम लोग कहानी को चालू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दो सेट्स के बारे में, ठीक है। अब यार सेट्स की डेफिनेशन सबको पता है, इट इज जस्ट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और भाई सेट्स को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, जैसे मान लो कोई एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 ये एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे करली ब्रैकेट के अंदर मैं इन एलिमेंट्स को डाल दूंगा। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो बेटा आगे यूज होगी, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरवल्स क्या कहता है बेटा, देखो जैसे ये एक नंबर लाइन है, मैंने इसमें ना ए से बी की कटिंग ले ली, ठीक है। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने डायग्रामेटिकली यहां पे ना कुछ शो किया तुमको बताना है तुम पहचान पा रहे हो या नहीं पहचान पा रहे हो। अगर ऐसे तुम सर्कल्स बनाते हो, ओपन सर्कल्स बनाते हो, इसका मतलब क्या होता है कि आपकी वैल्यू आप ए से ऊपर बी से नीचे कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन ए और बी बेटा इंक्लूड नहीं होंगे, ए और बी एक्सक्लूडेड रहेंगे। ये तरीका होता है। इसको दूसरा तरीका क्या होता है लिखने का, x बिलोंग्स टू, ऐसे ओपन ब्रैकेट आएगा दोनों साइड पे a कॉमा b। इसका मतलब है कि a से b की सारी बीच की वैल्यूज आप उठा सकते हो दोस्त, लेकिन a और b आप नहीं पिक कर सकते, क्योंकि यहां पर आपको ओपन सर्कल्स बता रहे हैं कि ये इंक्लूसिव नहीं है, ये एक्सक्लूसिव केस है दोस्त। फिर एक और तरीका क्या हो सकता है कि भाई वो आपको a और b इंक्लूड करने को बोले, तो आपको डायग्राम में बेटा ऐसे दिखेगा, फिल्ड सर्कल्स दिखेंगे। क्या दिखेगा, फिल्ड सर्कल्स दिखेंगे दोस्त। तो यहां पर आप लोग कैसे लिखोगे भाई, x कैन बी ग्रेटर देन इक्वल टू a, लेस देन इक्वल टू b। और इसी को लिखने का दूसरा तरीका क्या है दोस्त, x बिलोंग्स टू, यहां पर a से b के बीच की वैल्यू भी ले सकता है, a भी आएगा और b भी आएगा। जहां पर इंक्लूसिव केस होता है वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट आता है, जहां पर एक्सक्लूसिव केस होता है वहां पर ऐसा सर्कुलर ब्रैकेट आता है बेटा, याद है, क्लियर कहानी। उसके बाद बेटा ये होता है आपका ओपन इंटरवल। इसको क्या बोला जाता है, ओपन इंटरवल। इसको बोला जाता है क्लोज्ड इंटरवल। और एक होता है बेटा सेमाई ओपन या फिर सेमाई क्लोज्ड इंटरवल, जहां पर एक पॉइंट वो इंक्लूड कर देगा और एक पॉइंट आपको एक्सक्लूड कर देगा, इसलिए इसको सेमी ओपन या फिर सेमी क्लोज्ड बोला जाता है दोस्त। इसको आप लोग कैसे समझोगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन b, और इसको लिखेंगे कैसे, x बिलोंग्स टू, ए की साइड पे स्क्वायर ब्रैकेट, बी की साइड पे
सर्कुलर ब्रैकेट। कहानी क्लियर, सबको समझ आ गया होगा बेटा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नोटेशंस बेटा आगे काम आती है। उसके बाद हमारा आता है बेटा यूनियन का कॉन्सेप्ट, इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट। यूनियन बेटा नाम से ही तुमको बता रहा है कि तुमको सारी चीजों को इकट्ठा करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं। 1 2 3 4 मान लो ये एक सेट है और दूसरा सेट है बेटा तुम्हारे पास ये 3 4 5 6। अगर तुम्हें ए यूनियन बी लिखने का है दोस्त, तो ए यूनियन बी में जो ए में है वो भी आना चाहिए, जो बी में है वो भी आना चाहिए, जो कॉमन है वो भी आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए बेटा, कुछ भी छोड़ना नहीं है। 1 2 3 4 5 6। ध्यान रखना जो रिपीटेड एलिमेंट है उसको एक ही बारी लिखोगे, दो बारी नहीं लिखोगे दोस्त। और यहीं पर ही अगर मैं तुमको बोलूं कि यार मेरे को इंटरसेक्शन बताओ, तो इंटरसेक्शन कैसे हो जाएगा बेटा? इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो भी कॉमन एलिमेंट्स है तुमको उसको पकड़ना है सिर्फ। तो यहां पर 3 और 4 कॉमन है, तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। ठीक है। अब बेटा हमने सेट्स को वेन डायग्राम के पर्सपेक्टिव से भी समझा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दो अलग अलग सेट हैं ऐसे, इनको बोला जाता है डिसजॉइंट सेट्स। याद आ रहा है तुमको? अगर मैं इस केस में बेटा तुमको बोलूं कि ये सेट ए है, ये सेट बी है, तुम्हें ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी में इसके सारे प्लस इसके सारे आ जाएंगे। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा जो येलो शेडेड रीजन आ रहा है दोनों के दोनों सेट्स में, वो कंबाइन होके आपको ए यूनियन बी देगा। और इस केस में दोस्त, इस वाले केस में अगर मैं आपसे बोलूं ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो आप लोग बोलोगे बेटा फाई, दैट इज एम्प्टी सेट, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। अगर आपके दो सेट्स ऐसे हो जाएं बेटा, तो आपका जो ये कॉमन वाला पोर्शन है जो बीच में ओवरलैप हो रहा है, यही आपका बेटा ए इंटरसेक्शन बी को शोकेस करेगा। ठीक है। अब यहां पर कुछ बातें और सीख लो। इस वाले केस में अगर तुमको ए यूनियन बी निकालना होगा बेटा, तो तुम लोग सेट ए को ले लो, सेट बी को ले लो, ऐड कर दो, और उसमें एक बारी इंटरसेक्शन को माइनस कर दोगे तो तुमको ए यूनियन बी मिल जाएगा। ये फॉर्मूलाज भी तुमने पढ़े हुए हैं सारे के सारे। इसके अलावा कुछ बेटा बेसिक बातें होती थी, जैसे अगर आप ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ए मिलेगा। अगर आप ए का फाई के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको? भाई कोई सेट है, अगर उसका एम्प्टी सेट के साथ मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूं तो मेरे को क्या मिलेगा? फाई तो मिलेगा। यूनिवर्सल सेट तुम लोगों को याद होगा, है ना, सबसे बड़ा सेट जिसमें सब कुछ समा जाता है दोस्त। तो अगर यूनिवर्सल सेट का तुम इंटरसेक्शन लोगे किसी छोटे सेट के साथ, तो जो ये छोटा सेट है यही तो आएगा बेटा एज कॉमन, क्योंकि यूनिवर्सल सेट में तो ए अपने आप ही है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक बातें हैं जो तुमने पढ़ी थी बेटा, ये कहीं पर भी यूज हो सकती हैं, तो तुमको आइडिया होना चाहिए इनके बारे में। उसके बाद बेटा यहां पर मैंने बेसिक फॉर्मूलाज लिख रखे हैं। ये फॉर्मूलाज तुम्हारी 12th की प्रोबेबिलिटी में तुमको दिखेंगे एज इट इज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये 2 सेट्स के लिए है, ये 3 सेट्स के लिए है। उसके बाद नीचे ये जो लिखे हुए हैं ये क्या कहलाते थे, याद आ रहा है तुमको? डी मॉर्गन्स लॉ। इट इज वेरी वेरी क्रूशियल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिमाग में रखना बेटा। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? अगर आपने ए में से बी सेट को माइनस कर दिया तो इसका मतलब है ओनली ए के बारे में बात हो रही है। जैसे मान लो अगर 2 सेट हैं ए और बी, तो ए माइनस बी पता है क्या होगा बेटा? खाली ए, कॉमन वाला पार्ट भी आप हटा दोगे। देखो कॉमन वाले पार्ट को मैंने शेड नहीं किया, तो ये है मेरा ए माइनस बी। और सिमिलरली बी माइनस ए क्या हो जाएगा दोस्त? जो कि खाली बी में है, कॉमन वाला पार्ट नहीं। तो आपको समझ आ रहा होगा यहां से कि ए यूनियन बी को आप एक और तरीके से देख सकते हो, ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए, ऐसे भी देख सकते हो, है ना? यस बेटा, यस यस यस। चलो अब आते हैं बेटा फंक्शंस पे। ठीक है, फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या है यार? देखो आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ा ही हुआ है, और जब मैं क्लास 12th में आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ाऊंगा ना, तो मैं सारी चीजें एकदम बेसिक लेवल से कराऊंगा, टेंशन मत लेना। अभी तुमको क्या समझना है भाई? फंक्शन तुमने इस तरीके से देखा था कि भाई एक मशीन की तरह काम करता है।
ठीक है, और इस मशीन का रूल क्या है कि अगर इसमें कोई इनपुट वैल्यू जाएगी, एक इनपुट वैल्यू पे एक ही आउटपुट वैल्यू आएगी। ये होता है बेटा फंक्शन का कंडीशन, कि आपकी एक इनपुट वैल्यू पे दो आउटपुट वैल्यू नहीं आ सकती। ठीक है, एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आती हुई आपको दिखाई देगी। उसके बाद ये केस नहीं हो सकता कि आपने एक इनपुट वैल्यू डाली दोस्त और आपको दो आउटपुट मिल गए। दिस इज नॉट अ फंक्शन। आपने क्या किया, दो इनपुट डाली और उस पे अगर आपको सेम आउटपुट मिल जाए, बेटा ये अलाउड है। ठीक है, एक इनपुट पे आपको एक आउटपुट वैल्यू मिलनी चाहिए, और दो इनपुट पे, दो अलग अलग इनपुट पे सेम आउटपुट मिल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इनपुट पे दो आउटपुट नहीं हो सकती दोस्त, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। मैं सभी बच्चों के डाउट्स के आंसर बाद में कर दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा बेटा लेक्चर को आगे बढ़ाने दो। ठीक है, तो यहां पर तुमको समझ आया कि फंक्शंस। अब उसके बाद बेटा तुमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा हुआ है, तुमने यार लीनियर फंक्शंस पढ़े हुए हैं, उसके बाद तुमने क्यूबिक फंक्शंस पढ़े हुए हैं, क्वाड्रेटिक जो कि पॉलिनोमियल के ही एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद तुम लोगों ने बेटा 1/x वाला फंक्शन पढ़ा होगा, तुम लोगों ने मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ा है, तुम लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ा है, फिर सिग्नम फंक्शन भी होता है। ये सारे के सारे फंक्शंस आप लोगों के लिए क्लास 12th में काम आने वाले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दो फंक्शंस हैं बेटा, वो है मॉडुलस फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बारे में तुमको डिटेल में बताऊंगा। पहले तुमको डोमेन और रेंज के सवालों को बनाना आना चाहिए, बिकॉज दे आर ऑल्सो वेरी यूजफुल। ठीक है, कहीं ना कहीं पे आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग काम आ सकती है क्लास 12th में। तो एक सिंपल सा सवाल लिया है मैंने, और आप लोगों को भी सिर्फ एनसीईआरटी लेवल के ही डोमेन और रेंज वाले सवाल रिकॉल करने हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो बेटा देखो, डोमेन तो हम लोग इजीली निकाल लेते थे, लेकिन रेंज में आपको दिक्कत आती थी, अगर आपको थोड़ा सा याद हो। फिर हम लोग वहां पर लॉजिकल मेथड लगाते थे, कुछ रिजल्ट्स को यूज करते थे बेटा। क्वाड्रेटिक वाला हम लोग डी मेथड यूज करते थे, डिस्क्रिमिनेंट वाला, अगर आपको याद हो। तो एक सवाल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, यहां से आपको मैं रिकॉल कराता हूं कि यार हम लोग ऐसी प्रॉब्लम्स को कैसे विजुअलाइज करते थे, इनसे कैसे डील करते थे। ठीक है दोस्त, चल ये है भाई अपना सवाल, जहां पर अपने को डोमेन और रेंज बताना है। कैपिटल डी कैपिटल आर, कैपिटल डी मतलब डोमेन, कैपिटल आर मतलब रेंज दोस्त। ठीक है, तो अब अगर अपना फंक्शन ऐसा दिख रहा है, डोमेन का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसी एक्स की वैल्यू स्पॉट करो जहां पर कुछ गड़बड़ हो रही है ना, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो रियल से लेकर रियल तक के लिए डिफाइंड है। ठीक है, और हमको रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए ही रियल फंक्शंस में ही डील करना होता है। तो आप लोगों को यह सोचना है कि यहां पर x की कोई ऐसी वैल्यू है, x की कोई ऐसी वैल्यू है जो कि गड़बड़ पेश कर रही हो आप लोगों के लिए। तो आप लोग बोलोगे सर ऊपर वाली भी स्क्वायर टर्म है, नीचे वाली भी स्क्वायर टर्म है, और नीचे वाली टर्म अगर 0 हो जाएगी सर तो गड़बड़ बात जाएगी, क्योंकि तब मेरा f ऑफ x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और आपने बोला है कि रियल टू रियल में ही रहती हैं सारी चीजें, तो नॉट डिफाइंड वाला केस तो जा ही नहीं सकता। तो भाई एक्स स्क्वायर को -1 होना पड़ेगा अगर डिनोमिनेटर को 0 बनाना है। तो एक्स स्क्वायर -1 क्या कोई रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हो सकता है? नहीं। हेंस यहां पर एक्स कोई भी आपत्तिजनक हरकत नहीं कर रहा है। तो आपका जो डोमेन है इट इज आर, विच इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब आते हैं बेटा, नहीं बेटा मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, बस मैं थोड़ा सा पेस बढ़ा लूं आगे, फिर मैं तुम लोगों के डाउट्स दूंगा। अभी तो तुम सारी की सारी चीजें रिकॉल कर रहे होगे, रिवीजन कर रहे होगे, है ना। तो अपन लोग बेटा अब आते हैं रेंज पे, जो कि मेन टास्क है। देखो लॉजिकल तरीके से भी सोचवाता हूं तुमको और मैथमेटिकल तरीके से भी सोचवाता हूं तुमको। अगर आपको लॉजिकल तरीके से सोचना है बेटा, तो इस तरीके से सोचो कि यार एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर +1 है, इसमें से कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? एक स्क्वायर टर्म है, ऑब्वियस सी बात है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और यहां पर उसी स्क्वायर टर्म में एक ऐड किया गया है, +1 ऐड किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा ये बड़ा होगा ना, बोलो हाँ या ना। और ये अब अगर मैं बोलूं दोनों साइड पे एक्स स्क्वायर +1 से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर +1 एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही होने वाली है, तो अगर मैं इनइक्वालिटी की दोनों साइड पे एक पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूंगा तो क्या मेरी इनइक्वालिटी चेंज होगी? बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्त।
तो आपको यहां से पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है, जो ये एफ ऑफ एक्स आउटपुट जनरेट करेगा, वो हमेशा लेस देन 1 रहने वाला है। क्या कभी ये 1 के बराबर हो सकता है? नहीं, हमेशा लेस देन 1 रहेगा। इक्वल टू वाला केस तो हो ही नहीं सकता यहां पर। और उसके बाद आप सोचोगे दोस्त कि यार एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या ये हमेशा ग्रेटर देन 0 नहीं रहेगा? फिर दिमाग में आएगा सर क्या इक्वल टू 0 भी हो सकता है? अरे एक्स की वैल्यू 0 डालूंगा तो सर 0 हो जाएगा, और 0 तो डाल सकता हूं। तो मतलब ये जो फंक्शन है ये 0 के इक्वल और उससे बड़ा रहेगा। तो देखो तुमको तुम्हारी रेंज मिल गई, एफ ऑफ एक्स विल बी लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यही आपकी रेंज है दोस्त। तो हमने इस सवाल को लॉजिकली सॉल्व कर लिया। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, कि हम लोग ये सब चीजें अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो हम लोग कैसे सोचेंगे बेटा? हम लोग ऐसे सोचेंगे कि भाई यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर टाइप की चीज दे रखी है। y की वैल्यू रियल नंबर्स के सेट के अंदर ही आनी चाहिए, जो आपकी रेंज होगी बेटा वो रियल नंबर्स के अंदर ही आनी चाहिए। तो चलो एक काम करते हैं, यहां से y, अभी y इन टर्म्स ऑफ x है, x इन टर्म्स ऑफ y निकालते हैं। तो ये हो जाएगा y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको आप ले जाओ बेटा राइट हैंड साइड पे, ठीक है? तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई। तो यहां से आपको एक्स स्क्वायर मिलेगा y अपॉन 1 माइनस वाई के बराबर। अब एक बात बताओ, जैसे ही तुम y को यहां पे 1 की तरह देखोगे तो तुमको दिखेगा कि x की तो ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं है जिसके लिए ये आ जाए। x तो तुमको रियल नंबर्स के सेट से ही उठाना है ना दोस्त। यहां पर y को 1 डालोगे तो x तो नॉट डिफाइंड चला जाएगा, मतलब y की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। सबसे पहली चीज तो तुमको यही मिल गई। और अब उसके बारे में सोचो कि यार यहां पर कौन कौन सी वैल्यूज आ सकती हैं। ये कैसे सोचोगे भाई? अगर एक्स स्क्वायर इसके बराबर है तो क्या y अपॉन 1 माइनस वाई, क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा? अब तुम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे तो तुम यहीं तक पहुंच जाओगे बेटा, ठीक है? तो ऐसे तुम लोगों को यार कभी लॉजिक से तो चीजें समझ आ जाएंगी, कभी तुम लोगों को ऐसे थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे सवाल तुम लोगों ने बहुत करे होंगे, और इन सवालों में जो तुमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी थी दोस्त, वो आगे काम आएगी, ठीक है? चलो बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे बेटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस और उनके ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा अपना मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन बेटा पॉजिटिविटी देता है हमको, है ना? सबसे पहले तो मॉडुलस फंक्शन को लिखते कैसे हैं भाई? ऐसे। और यहां पर आपकी डोमेन क्या हो सकती है बेटा? सेट ऑफ रियल नंबर्स, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डाल सकते हो आप, ठीक है, रियल नंबर से। लेकिन यहां पे जो आउटपुट मिलेगी, मतलब जो रेंज आपको मिलेगी, वो पॉजिटिव नंबर्स की रेंज मिलेगी। आउटपुट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इसलिए देखो रेंज दिखा रहा है 0 से इंफिनिटी। अब मॉड ऑफ एक्स को ब्रेक करने का तरीका क्या होता है बेटा? ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्स इसके अंदर पॉजिटिव है तो वही एज आउटपुट निकलकर बाहर आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं मॉड ऑफ 2 क्या होगा दोस्त, तो आप 2 ही तो बोलोगे। और अगर x नेगेटिव वैल्यू रखता है, मतलब आपने इनपुट वैल्यू नेगेटिव डाल दी है, आपको आंसर तो बेटा अभी भी 2 ही चाहिए ना? बोलो, आपको आंसर तो अभी भी 2 ही चाहिए ना? तो आप क्या करोगे बेटा? इसी इनपुट को बाहर निकालोगे और इसके आगे एक नेगेटिव साइन लगा दोगे, यही है माइनस एक्स। तो अगर तुम x की वैल्यू नेगेटिव रेंज में लेते हो तो तुम्हारा माइनस एक्स एज आउटपुट निकलेगा, ताकि वो ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए। माइनस लगा दोगे आगे, और नंबर भी है माइनस है, तो माइनस टाइम्स माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से समझना, कंफ्यूज नहीं होगे। बात क्लियर है? उसके बाद बेटा हमारी मॉडुलस इक्वेशंस होती हैं, मॉडुलस इनइक्वालिटीज होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो उतनी ज्यादा यूज नहीं होगी। आपका ग्राफ और बेसिक अंडरस्टैंडिंग मॉडुलस की ज्यादा यूज होगी, तो आपको उसी के अराउंड चीजें समझनी है। ये रहा बेटा आपका मॉड एक्स का ग्राफ। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में y इज इक्वल टू एक्स की तरह दिख रहा है, और लेस देन 0 में y इज इक्वल टू माइनस एक्स की तरह दिख रहा है। ये वाला एंगल बेटा 45 डिग्री होता है तुम्हारा,
और ये वाला एंगल तुम्हारा 135 डिग्री होता है। ये सब चीजें तुमको पता ही है, ठीक है, कहानी क्लियर। अब यहां पर मैं तुमको थोड़ा सा इनइक्वालिटी का स्वाद दे देता हूं, ठीक है, और इनइक्वालिटीज में बीच बीच में करवाता रहूंगा, जैसे अभी मैं मॉडुलस इनइक्वालिटी करा रहा हूं। जब क्वाड्रेटिक पढ़ाऊंगा तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी सॉल्व करना सिखा दूंगा, वेवी कर्व मेथड जिसको बोलते हैं। ये सारी चीजें बेटा मैंने तुमको 11th में भी कराई हुई है, मैं दोबारा से तुम लोगों को बता देता हूं। देखो, अगर तुमको इस टाइप का सवाल दिख जाए, मॉड ऑफ एक्स लेस देन, मोड ऑफ एक्स चलो लेस देन 3 है, तो इसको तुम कैसे अंडरस्टैंड करोगे? मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3 का मतलब है कि भाई यहां पर तुम्हारा जो x है वो -3 से लेके 3 के बीच में वेरी करेगा। यहीं पे ही अगर इक्वल टू का साइन आ जाता तो यहां पर भी इक्वल टू का साइन आ जाता। अगर तुमको मॉड x की वैल्यू मतलब फाइनल आउटपुट 3 या तो 3 से छोटा रखना है तो खुद सोचो ना लॉजिकली, तुम्हारा x -3 से 3 के बीच में वैरी कर सकता है ना, 3 से ऊपर करोगे तो वैसे ही काम बिगड़ जाएगा। अब अगर मैं यहां पर सवाल को ऐसे कर दूं, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 3 से ऊपर रखोगे तो काम चलेगा, और इक्वल टू भी रख सकते हो। अब बीच में रखोगे, 0 से 3 में रखोगे तो काम नहीं चलेगा, -3 से 0 में रखोगे तो भी बेटा काम नहीं चलेगा। तो यहां पर एक -3 आएगा और इसके पहले की वैल्यूज और इसके इक्वल। तो मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या है कि भाई x की वैल्यू आप ग्रेटर देन इक्वल टू 3 रखिए, या तो x की वैल्यू आप -3 से छोटी रखिए, ठीक है। x डन भाई। फिजिक्स यार सब पढ़ लो तुम, है ना, एक बंदा है भाई, है ना, यार अकेला बंदा हूं भाई, जान थोड़ी ना ले लोगे यार। देखो बहुत ट्राई करूंगा, पूरा का पूरा 12th में तुम लोगों को बेस्ट तरीके से गाइड करने की कोशिश करूंगा, मैथ्स में गाइड करूंगा, फिजिक्स और केमिस्ट्री के नोट्स तक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर पॉसिबल हुआ तो फिजिक्स का कुछ पढ़ा भी दूंगा, नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, लेकिन मेन फोकस बेटा मैथ्स के अराउंड रहेगा, ठीक है, कहानी क्लियर। डन भाई। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड x लेस देन इक्वल टू -3, बात समझ आ गई सभी को। और उसके अलावा बेटा ऐसे भी चीजें हो सकती है, अगर आपको कोई ऐसे बोल दे, देखो मॉड x प्लस 1, ठीक है, मॉड x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 5, इसके साथ डील कर, तो आपको सेम ही कॉन्सेप्ट लगाना है दोस्त, कि आपका मॉड x जब लेस देन इक्वल टू 3 था तो x ऐसे ही वैरी कर रहा था, तो अब आपका x प्लस 1 क्या करेगा बेटा, 5 से छोटा होना चाहिए और बराबर हो सकता है, और -5 से बड़ा और उसके बराबर, बस। अब आपको पता है ऐसी इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं बेटा, तो इधर ले जाओ इसको और इसको यहां ले जाओ, ये लो, गेम खत्म, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। और ऐसी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी होंगी कैलकुलस में, काम आएंगी ये सब चीजें जो मैं सिखा रहा हूं तुमको, ठीक है दोस्त। चलो उसके बाद आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि सीडी की तरह दिखता है ना, ये वाला स्टेप देखा है तुमने, तो सीडी की तरह दिखता है बेटा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले तो बेटा इसको डिनोट कैसे करते हैं, एक्स के बाहर ऐसे बॉक्स लगा दिया जाता है। अब ध्यान से समझना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको हमेशा एक इंटीग्रल आउटपुट देगा। और आउटपुट कैसे सोचा जाता है, आउटपुट कैसे सोचा जाता है ध्यान से देखना। अगर मैं यहां पर कोई भी नॉन इंटीग्रल पॉइंट डाल दूं, जैसे 1.7 डाल दूं, जो भी इनपुट वैल्यू डली होगी ना, आप उसको ऐसे देखोगे, आपके सामने ऐसे बेटा नंबर लाइन बह रहा होगा। आपको इस पॉइंट के लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर दिखेगा, ऐसे देखोगे, सामने मेरे बेटा नंबर लाइन है, इस पॉइंट के लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर दिखेगा वही मेरा आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1। 1.7 के लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आता है सबसे पहले, 1। सिमिलरली अगर मैं यहां पर नेगेटिव डाल दूं इनपुट, अलाउड है बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी इनपुट डाल सकते हो, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल कोई भी इनपुट डाल सकते हो। -1.7, अगेन मैं ऐसे खड़ा हुआ, यहां पर बेटा नंबर लाइन ऐसे मेरे सामने है, मैंने देखा -1.7, ठीक है, नेगेटिव रेंज में, इसके लेफ्ट में कौन सा इंटीजर आता है सबसे पहले, -2 आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -2। कभी गलत नहीं करोगे इस तरीके से सोचोगे तो, ठीक है।
अब यही चीज बेटा यहां पर तुमको दिखाई दे रही है कि अगर तुम्हारा x -1 से 0 के बीच, सॉरी 1 से 0 के, 0 से -1 ले लो, यहां पर एक चीज गलत हो गई है, और -1 में इक्वालिटी वाला केस है, 0 में इक्वालिटी वाला केस नहीं है। तो तुम यहां पर कोई सा भी नंबर सोचो, -0.5 सोचो, -0.7 सोचो, जो भी सोचो, तुम लोगों को हमेशा लेफ्ट में तो -1 ही दिखेगा। सभी स्टूडेंट जो क्लास 12 में आए हैं, ये बेस्ट टीचर है मैथ्स के जो मुझे लास्ट में जाकर मिले थे, थैंक यू सो मच रेहान भाई। यार जो भी सीनियर्स इस वीडियो को देखेंगे अपने जूनियर्स को जरूर रेकमेंड करना, और जो बच्चे मेरे से 11th में पढ़े हैं और एंड में पढ़ के उन लोगों को फायदा हुआ यार, तुम लोग भी अपने दोस्तों यारों को चैनल के साथ जरूर जोड़ना, ठीक है। 0 से 1 में बेटा अगर तुम कोई चीज लोगे और 0 को बराबर भी ले सकते हो, 0 के बराबर भी ले सकते हो, तो हमेशा तुमको 0 पे दिखेगा आउटपुट। तो बस वही हमेशा अपना जो आउटपुट है वो तुम्हारा लेफ्ट इंटीग्रल पॉइंट आएगा। और अगर तुम यहां पे इंटीजर डाल दोगे बेटा, जैसे मान लो 2 डाल दोगे, तो वही तुम्हारा आउटपुट निकल कर आ जाएगा। तो अगर तुम इंटीजर डालते हो तो वही आउटपुट आ जाएगा, नॉन इंटीग्रल डालते हो तो उसके लेफ्ट में देखा करो कौन सा इंटीजर है, वो तुम्हारी आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। क्लियर कहानी। और बेटा इसका ग्राफ देखो, -2 से -1 में ये रहा, फिर -1 से 0 में ये रहा, फिर ये रहा, फिर ये रहा। तो देखो ऐसा नहीं लग रहा कि सीढ़ी चढ़ रहे हो। इसलिए बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को प्यार से स्टेप अप फंक्शन भी बोला जाता है, स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडुलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, हल्के में मत लेना। उसके बाद बेटा तुम्हारे देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुमको ग्राफ आने चाहिए इसके आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, यहीं से ही तुम्हारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनेगी। अच्छा 80/80 आया यार, वाह यार, सल्यूट है भाई, बढ़िया। तो बेटा ये तुम्हारा साइन का ग्राफ, ठीक है, ये रहा तुम्हारा कॉस का ग्राफ, ये रहा तुम्हारा टैन का ग्राफ, ये रहा तुम्हारा कॉसेक का ग्राफ। इन सब चीजों को रिवाइज कर लेना बेटा। सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये सारी बातें दिमाग में बसा लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज भी इंपॉर्टेंट है, जो मैं अभी तुम लोगों को करवाऊंगा, टेंशन मत लो। चलो अब आते हैं बेटा क्वाड्रेटिक पे, फिर क्यूबिक की बात करेंगे, और फिर थोड़ी इनइक्वालिटीज में दोबारा से घुसेंगे। जैसे अभी हम मॉडुलस इनइक्वालिटीज में घुसे बेटा, लीनियर इनइक्वालिटीज तुमको सॉल्व करनी आती होगी, सबसे ज्यादा आसान होती है। लेकिन फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज का गेम आगे ज्यादा है, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में 11th में ना वेवी कर्व मेथड है नहीं, और 12th में कैलकुलस में तुमसे एक्सपेक्ट कर रही होगी सीबीएसई की तुम वेवी कर्व लगा दो। तो भाई इसलिए जो तुमको पढ़ाया नहीं है सीबीएसई करिकुलम ने, वो तुमसे आगे पूछ लिया जाएगा। इसलिए तुमको मैंने वेवी कर्व 11th में ही पढ़ा दिया था, लेकिन नहीं भी आता है तो आज की क्लास में मैं कवर करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। चलो तो भाई आपका कोई सा भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा दिखता है दोस्त, ax² + bx + c, QP माने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली बात, प्लीज इसको नोट डाउन करना। y इन टर्म्स ऑफ x दिया हुआ है, अगर आपका a जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट, अगर ये ग्रेटर देन 0 है बेटा, तो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, यू शेप की तरह। और अगर हमारा क्वाड्रेटिक कोफिशिएंट यानी कि a लेस देन 0 है, तो हमारा ग्राफ बनेगा ऐसे उल्टे यू की तरह, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को x इन टर्म्स ऑफ y लिख दूं, है ना, ऐसे लिख दूं f ऑफ y इज इक्वल टू ay² + by + c, तो बेटा अब मेरा राइटवर्ड पैराबोला और लेफ्टवर्ड पैराबोला में चले जाता हूं मैं, जो आपने 11th क्लास में बेटा पैराबोला में पढ़ा है, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को बताऊंगा आगे। अभी तुम लोगों को इतनी चीज समझनी है। अब बेटा इसी को ही अगर मैं 0 से इक्वेट कर दूं, तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दुनिया में चला जाता हूं, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके बेटा तुम लोग सीखते हो, जिसमें तुम लोगों को फैक्टराइजेशन, मिडल स्प्लिट जिसको बोलते हो वो सिखाया जाता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बेटा -b ± √b² - 4ac/2a, और फिर तीसरा मेथड होता है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे तो उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर आपको हर जगह घुसता हुआ दिखाई देगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर समझाता हूं,
ठीक है, कोई सी भी मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेता हूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया ये एक्स स्क्वायर -7x+12। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन नहीं लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाएंगे। तो दोस्त आपको कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो और अगर आपको उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाना है ना, सबसे पहले तो आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना दो। अगर 1 है तो बहुत खूबसूरत बात है, नहीं है तो 1 बना दो। जैसे यहां पर 1 बना हुआ है, अगर 1 बनाना है तो बेटा उससे आप डिवाइड कर दोगे पूरी की पूरी इक्वेशन को, दैट इज इट। अब क्या करना होता है बेटा, ये जो एक्स वाली टर्म है ना, इसको देखो कि इसके आगे पॉजिटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है, ये चीज ऑब्जर्व करो। जैसे यहां पे -7 है, तो अब तुम लोग क्या करोगे बेटा, एक्स को उठाओगे और ये जो तुम्हारी एक्स वाली टर्म है ना, यही 2ab या फिर -2ab वाली टर्म बनती है। अब नेगेटिव दिख रहा है तो ये तुम्हारी -2ab वाली टर्म बनेगी। a+b का होल स्क्वायर या फिर a-b के होल स्क्वायर के बारे में सोचो, a² + 2ab + b², a² - 2ab + b²। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यहां पे नेगेटिव है x के आगे, इसलिए -2ab वाली टर्म बनेगी, x माइनस। अब यहां पर बेटा तुमको ना एक कांस्टेंट नंबर लिखना है, और ये कांस्टेंट नंबर क्या होता है, x के आगे जो है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो। अब एक बारी इसको सोचो, इसके बारे में सोचो, x² -2ab में क्या आएगा, -2 × x × 7/2, -7x ही आएगा। फिर एक +b² भी तो आएगा यार, और वो तो यहां पे था ही नहीं। तो जो चीज मैंने ले ली इसको बनाने के लिए, स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए, उसको हटा भी देता हूं, माइनस इसका स्क्वायर 49/4। अब देखो सारी चीजें बैलेंस हो गई है। थैंक यू सो मच सूरज। तो बेटा x - 7/2 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 12 चौक 48, 48 - 49 -1/4। -1/4 को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो 1/4 हो जाएगा। तो यहां से देखो x - 7/2 एक तो आपका 1/2 के बराबर आएगा, और x - 7/2 आपका दूसरा -1/2 के बराबर आएगा। तो यहां से आपको x मिलेगा 7 + 1 8/2 4 के बराबर, और यहां से आपको x मिलेगा 6/2 3 के बराबर। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक वाली जो टर्म है, x² वाली जो टर्म है, उसके कोफिशिएंट को 1 करो, फिर x के साथ जो खड़ा है उसको पकड़ो, पॉजिटिव है नेगेटिव है, उसके हिसाब से 2ab प्लस में बनेगा या फिर माइनस में बनेगा। यानी कि अगर प्लस में है तो a + b का होल स्क्वायर बनाना है, माइनस में है तो a - b का होल स्क्वायर बनाना है। x के बारे में तो आपको पता चल जाता है कि इसकी स्क्वायर तो दिख रहा है। यहां पर सेकंड वाली चीज कैसे लोगे, कांस्टेंट वाला जो नंबर है ना, यहां पर x के आगे कोफिशिएंट जो है x का, उसको आधा कर दोगे बस। ठीक है, इस अप्रोच को दिमाग में रखना। अब आता है बेटा मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू। ये आप बड़ी इजीली बेटा, जब मैं आपको डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा तब भी आप लोग इसको बड़े इजीली प्रूव कर सकते हो, लेकिन अभी आप लोगों को रिजल्ट याद रखना है। अगर आपका a > 0 है तो ग्राफ ऐसे है, और a < 0 है तो ग्राफ ऐसे है। इस वाले केस में बेटा मिनिमा की बात करी जाती है, इस वाले केस में मैक्सिमा की बात करी जाती है, और ये ऑब्वियस है। यहां पर बेटा ये ग्राफ ऊपर चढ़ता चला जाएगा तो मैक्सिमा अनबाउंडेड है, यहां पे मिनिमा अनबाउंडेड है। तो यहां पर मिनिमा और यहां पर मैक्सिमा, आपको पता है ये लोग कहां आते हैं, ये अकर करते हैं मिनिमा वाला और मैक्सिमा वाला जो पॉइंट है, यानी कि ये कौन सी x की वैल्यू के लिए आएगा, -b/2a। ध्यान रखना, -b/2a पर आपको मिनिमा भी मिलेगा मैक्सिमा भी मिलेगा, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन दैट इज गिवन देयर। और जब आप ये इनपुट वैल्यू डाल दोगे अपने फंक्शन में, तो आपकी जो एक्चुअल वैल्यू आएगी, मतलब मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो आएगी, वो होती है बेटा -d/4a के बराबर। इस रिजल्ट को याद रखना। कौन सी वैल्यू पर आती है, यानी कि पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कौन सा है, x = -b/2a। और वो वैल्यू क्या है, यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है उस फंक्शन की, क्वाड्रेटिक फंक्शन की, वो बताएगा -d/4a। इसको जब हम डेरिवेटिव्स करेंगे बेटा, तब हम इसको बहुत इजीली प्रूव कर देंगे। इसको आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलो उसके बाद आते हैं बेटा क्यूबिक
पे, तो देखो यार क्यूबिक का ग्राफ ना ऐसे सांप की तरीके से दिखता है, एस शेप्ड ग्राफ होता है। ऐसा सांप भी हो सकता है, ऐसा सांप भी हो सकता है, थोड़ा सा ज्यादा घूम फिर के जा रहा हो, ऐसा सांप भी हो सकता है, लेकिन देखो सारे के सारे आपको एस शेप्ड दिख रहे हैं। तो आपके क्यूबिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना वो एस शेप्ड होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आप लोगों ने शायद क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी ना सीखी हो, तो मैं आपको बस एक बेसिक इक्वेशन सॉल्व करके सिखा रहा हूं, क्योंकि अगेन ये भी कैलकुलस में काम आएगी आपको। जब आपको पॉइंट्स निकालने होंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे, तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी दोस्त। तो अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी है, सबसे पहला तो आपको जो रूट निकालना है ना वो हिट एंड ट्रायल से निकालना है। हिट एंड ट्रायल के लिए हम लोग x की वैल्यू 0, 1, -1 डालते हैं। सबसे पहले 0 डालोगे तो काम बनेगा, नहीं बनेगा। 1 डालोगे तो काम बनेगा क्या, 1 + 11 12 हो गया, -6, तो x = 1 है भाई, x = 1 इज अ रूट। तो यहां से हम लोग इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं बेटा कि x - 1 इसको डिवाइड करेगा। अब इसको हम लोग डिवाइड करके ना एक क्वाड्रेटिक बनाते हैं, और फिर क्वाड्रेटिक के तो फैक्टर्स हमको निकालने आते हैं। तो एक हमको ऑलरेडी मिल गया, क्वाड्रेटिक मिलेगी, क्वाड्रेटिक से 2 मिल जाएंगे, तो 3 हो गए टोटल। बस यही गेम करना है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी क्यूबिक को आप लीनियर से डिवाइड करना जानते हो या नहीं जानते हो। x³ - 6x² + 11x - 6 नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, पेशेंटली मेरी बातों को सुनना, सब समझ आ जाएगा। देखो यार, आपको क्या करना है, x - 1 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करना है कि आपका यहां पर चीजें थोड़ी सी खत्म होती हुई दिखाई दे, जो हम नॉर्मल डिवीजन में करते हो। x को किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि x³ मिल जाए, तो आप लोग बोलोगे सर x² से कर दो। तो x को x² से किया, x³ मिल गया, -1 भी तो x² से होगा, तो यहां पर -x² मिलेगा। यहां पर चीजों को माइनस करोगे तो ये उड़ जाएगा। अब -6x² + x², तो ये हो जाएगा बेटा -5x², और इसको अब तुम नीचे उतार दो। अब दोबारा सोचो, x से -5x² पहुंचना है दोस्त, तो -5x से मल्टीप्लाई कर दूं, कर दिया। तो भाई यहां पर x को -5x से करोगे तो -5x² मिल जाएगा, -1 टाइम्स -5x हो जाएगा +5x। दोबारा सब्ट्रैक्ट करो, ये खत्म, 11 - 5 हो जाएगा 6x। अब इसको नीचे उतारो, -6, x - 1 से 6x - 6 सीधा बनते हुए दिखाई दे रहा है, अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरी क्वाड्रेटिक बन गई है बेटा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, x - 1 मल्टीप्लाइड बाय x² - 5x + 6, और इसको अब मैं फैक्टराइज करना जानता हूं दोस्त। आप लोग यहां पे मिडल स्प्लिट लगा सकते हो, तो आपको x - 2 मिल जाएगा, और तीसरा मिल जाएगा x - 3। ये लो, तीनों के तीनों फैक्टर आपको मिल गए, x = 1, x = 2, x = 3, इसके रूट्स हो जाएंगे। इस तरीके से आपको क्यूबिक सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर बेटा चलो एक आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करना सिखाता हूं, जैसे यही ले लेता हूं मैं, x² - 7x + 12 मान लो > 0, इसको आपको सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ऐसे सवाल आते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी भी आनी चाहिए सॉल्व करनी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी आनी चाहिए। ये सब चीजें मैं 12th में भी कवर करूंगा, जहां पर भी चैप्टर में जरूरत होगी, लेकिन बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। उसके साथ साथ यार वेवी कर्व ना, और जो पूरा का पूरा इनइक्वालिटी वाला चैप्टर है उसमें टाइम लगेगा। अगर आप बोलोगे कि सर हमने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है, ये एकदम बेसिक लेवल से सिखा दो हमको, लीनियर इनइक्वालिटी भी, मॉडुलस इनइक्वालिटी भी, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी, क्यूबिक इनइक्वालिटी भी, तो मैं आपके लिए एक अलग से उसके लिए लेक्चर डाल दूंगा, बेसिक मैथ्स करके डाल दूंगा, या फिर बेसिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने का तरीका उसमें आपको सिखा दूंगा। उसमें सारी की सारी इनइक्वालिटीज में ले लूंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। अब बेटा देखो, तरीका वही होता है, आप लोगों को क्या करना होता है, जो भी आपको चीज गिवन है, क्वाड्रेटिक में गिवन है, सब में गिवन है, आप लोग उसको पहले फैक्टर के फॉर्म में देखो। आपको पता है इसके फैक्टर क्या है भाई, x - 3 और x - 4। अब इसको आप लॉजिकली भी सोच सकते हो, और इसके लिए हमको वेवी कर्व मेथड भी आना चाहिए। लॉजिकली सोचते हैं पहले।
अगर आपको दो लोगों का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए तो क्या ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव हो सकता है? आप लोग बोलोगे यस सर। तो अगर मैं इनको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूं, 3 मेरा ये रहा, 4 मेरा ये रहा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं 3 से कोई बड़ी संख्या डालूंगा यहां पर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और यहां पर मैं 4 से कोई बड़ी संख्या डालूंगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन 3 से बड़ी संख्या, अब x तो सेम ही है ना, यहां पर 3 से ऊपर कुछ रखा और यहां पर भी 3 से ऊपर मान लो 3.5 रख दिया, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इनमें से जो बड़ा है यानी कि x = 4 वो डोमिनेट करेगा। तो मतलब यहां पर भी मैं 4 से ऊपर कुछ रखूं, यहां पर भी मैं 4 से ऊपर कुछ रखूं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है। तो मतलब यहां पर 4 से ऊपर वाली वैल्यूज रखने पे मेरे को ये भी पॉजिटिव मिल रहा है, ये भी पॉजिटिव मिल रहा है। आपको अभी अभी मैंने समझाया कि 3 से 4 के बीच में अगर आप कुछ रखोगे दोस्त तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव टाइम्स नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका पॉजिटिव जोन है, ये आपका नेगेटिव जोन है। और अगर आप 3 से छोटी वैल्यू रखोगे, क्या ये भी नेगेटिव होगा और ये भी नेगेटिव होगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट दोबारा पॉजिटिव हो जाएगा। तो भाई 3 से छोटी वैल्यूज के लिए भी ये पॉजिटिव है। तो ये तो हो गया लॉजिकल तरीका जो आप सोच सकते हो, लेकिन ये टाइम ज्यादा ले रहा है। इससे बेटर तरीका क्या है? एक मेथड है वीवी कर्व मेथड, जिसको आपको स्टेप वाइज फॉलो करना होता है। ऐसे ही आप पहले ब्रेक करेंगे, आप लोग फिर यहां से अपने क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे कि कहां पर आपको जीरो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 3 डालोगे जीरो बनेगा, 4 डालोगे जीरो बनेगा। तो आप लोगों ने यहां पर 3 और 4 देखा, इसको आपने नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया ऐसे। अब यहां पर जो बड़ी वाली संख्या है उसके राइट से चालू करेंगे, बड़ी वाली संख्या के राइट से चालू करेंगे। अब यहां पर देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। जब भी आपका जो फैक्टर हुआ है, अगर उसकी पावर आपको ऑड दिख रही है तो उन पॉइंट्स के अबाउट साइन चेंज होगा। जैसे पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, फिर 3 के अबाउट दोबारा साइन चेंज होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। ठीक है। ऐसे ही बेटा बहुत सारे टाइप के सवाल आते हैं जो मैंने वीवी कर्व में करा रखे हैं। तुम बोलोगे तो मैं दोबारा करवा दूंगा। जैसे मान लो ऐसा कुछ तुमको फंक्शन दे दिया, x+3, ठीक है, x-1 अपॉन x-2 का होल स्क्वायर, दिस नीड्स टू बी ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को हमको सॉल्व करना है। इसमें लीनियर भी है, इसमें क्वाड्रेटिक भी है, सब है। अब हमको x की ऐसी वैल्यूज निकालनी है जिसके लिए पूरा का पूरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो अब कैसे करूंगा? अगेन यहां पर ऑलरेडी ये फैक्टर्ड फॉर्म में दिए हुए हैं, अगर नहीं दिए होता तो इनको फैक्टर्ड फॉर्म में लिखता। अब तरीका क्या होता है, देख लो कि सभी फैक्टर्ड फॉर्म का 0 पॉइंट क्या है। यहां पर आपको देखने को मिलेगा -3, यहां पर आपको देखने को मिलेगा 1, और यहां पर आपको देखने को मिल रहा है क्या? 2। बोलो हाँ या ना। अब यहां पे लॉजिकली सोचो, जो ये आपका डिनोमिनेटर है, क्या ये एक स्क्वायर टर्म है? मतलब आप मेथड तो पढ़ रहे हो, लेकिन आप लॉजिकली भी तो थोड़ा सोच सकते हो ना यार बीच बीच में। चलो एक काम करते हैं, लॉजिक को छोड़ो, सबसे पहले मेथड को अप्लाई करते हैं। ठीक है, आप लोग बताना कि कुछ गलती हो रही है या फिर इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सबसे पहले बेटा मैं ये जो पॉइंट्स लिए हैं ना, मैंने -3, 1 और यहाँ पे 2, इनको मैं ऑर्डर में लिख देता हूं, छोटे से बड़े तक, -3, 1 और फिर 2। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, हम लोग हमेशा बड़े वाले पॉइंट के राइट से चालू करते हैं। 2 से ऊपर वैल्यू पे एक बारी बस क्रॉस चेक कर लो इसको। 2 से ऊपर वैल्यू पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सारी चीजें पॉजिटिव पॉजिटिव। अब देखो 2 से छोटी वैल्यू देखो और 1 से बड़ी वैल्यू देखो। ठीक है, 1 से 2 में क्या होगा? ये तो बेटा स्क्वायर ही रहेगा ना। ठीक है, ये तो स्क्वायर ही रहेगा किसी भी नंबर का, जो कि पॉजिटिव ही आएगा अल्टीमेटली। और आप 2 नहीं डाल सकते हो क्योंकि हमको यहां पर ग्रेटर देन 0 से मतलब है 2 डाल के आप वैसे भी फंक्शन को नॉट डिफाइंड बना दोगे। तो 2 से छोटी वैल्यू 1 से बड़ी वैल्यू के लिए नेगेटिव का स्क्वायर होगा, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये तो मेरे को कुछ दिक्कत परेशानी दे ही नहीं रहा है।
और 1 से 2 में ये वाला इंसान भी पॉजिटिव रहेगा। 1.7 डाल के देखो, 1.3 डाल के देखो, ये भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पर अगर आपने ये रट लिया ना कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा या फिर नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा, गलत हो जाओगे। हमेशा पावर पे डिपेंड करता है। मैंने क्या बोला, अगर जो फैक्टर है उसकी पावर इवन है तो उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होता, और अगर फैक्टर की पावर ऑड है तो उसके अबाउट साइन चेंज होता है। तो प्लस से माइनस होगा, फिर माइनस से प्लस होगा। ये तरीका है, ध्यान रखना। सिर्फ एक सवाल में तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है मैंने। साइन कैसे चेंज होगा, कब चेंज होगा, वो जो आपके फैक्टर्ड फॉर्म है उसकी पावर पे डिपेंड करता है। अगर पावर इवन है तो उस पॉइंट के अबाउट साइन चेंज नहीं होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव जाएगा, जो भी आ रहा हो उससे पहले। जैसे यहां पर 2 के अबव पॉजिटिव था तो पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा, अगर 2 के अबव नेगेटिव होता तो नेगेटिव से नेगेटिव रहता दोस्त। ठीक है, बात समझ आ रही है? चल अब आते हैं बेटा लॉगरिथम पे। भाई सबसे ज्यादा मेहनत मेरे को ये स्लाइड बनाने में लगी है। एक ही स्लाइड में तुमको पूरी की पूरी लॉग की प्रॉपर्टीज, डेफिनेशन सब मिल जाएगा। ठीक है, 10 मिनट के अंदर तुमने अगर अभी तक लॉग नहीं भी पढ़ा है ना तो भी तुमको समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो बेटा लॉग कुछ है नहीं यार, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ आप जो एक्सपोनेंट वाला गेम खेलते थे ना। जैसे आपको याद होगा कि आप ऐसे लिखते थे, मान लो a टू द पावर b इज इक्वल टू c। तो इसी का ही रिवर्स अगर आप करोगे तो आप लॉग में चले जाते हो सिंपली। जैसे यहां से देखो, वो चीज आपको पता है, अगर आपको कोई ऐसे दे दे लॉग b विद बेस a c के बराबर है, तो इसका मतलब क्या होता है कि a की क्या पावर उठानी पड़ेगी कि मेरे को b के बराबर चीज मिल जाए। वो a की पावर क्या उठानी पड़े c की b मिल जाए। ठीक है, तो log b विद बेस a अगर c के बराबर है तो इसका सीधा सीधा मतलब है, वो आपको बता रहा है कि अगर तुम a की पावर c रेस करते हो तो तुमको b मिल जाएगा। ठीक है, यही चीज यहां पर तुम देख सकते हो। यहां पर एक काम करता हूं, इसको ऐसे लिख देता हूं, तुमको और अच्छा कनेक्ट हो जाएगा। a टू दी पावर c अगर b के बराबर है, अगर तुमको इसको log में कन्वर्ट करना है तो और कुछ नहीं करना तुमको, ये जो है जिसकी पावर चढ़ी हुई है ये बेस बनेगा और ये जो है वो लॉग के आगे आएगा। अब यहां पर टर्मिनोलॉजी भी देख लो, ये जो नीचे है इसको बोलते हैं बेस, और जो ये लॉग के सामने है बेटा इसको बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। जैसे एक सवाल है तुम्हारे लिए, log 8 विद बेस 2 किसके बराबर होगा, तो तुमको सोचना कैसे है, 2 की क्या पावर चढ़ाऊं कि 8 आ जाए। 2 की पावर 3 चढ़ाओगे ना, आंसर हो गया 3। ठीक है, अगर तुम्हारा बेस 10 के बराबर हो जाए तो हम उसको बोल देते हैं भाई कॉमन लॉग। अगर तुम्हारा बेस यानी कि a e के बराबर, जो कि यूलर नंबर होता है, याद है ना, पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग, और इसको हम लोग ln से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ln लिखा हुआ दिख रहा है तो आपको खुद से समझना है कि भाई बेस हमारा वहां पर e है। ठीक है, उसके बाद बेटा हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज पे। ध्यान रखना यहां पर log a प्लस log b का मतलब क्या है कि यहां पर सबसे पहले तो बेस सेम है। बेस कुछ भी हो सकता है लेकिन बेस सेम है। तो अगर बेस सेम है और आपको इस तरीके से एडिशन में दिखी चीजें, तो आप इसको ऐसे मल्टीप्लीकेशन में लेके जा सकते हो और यहां से यहां भी लेके जा सकते हो। तो यहां से यहां वाला रास्ता भी दिमाग में रहना चाहिए, यहां से यहां वाला रास्ता भी। तो log ab will be equal to log a plus log b, और log a plus log b will be equal to log ab। ध्यान रखना बेस सेम होना चाहिए। log a minus log b will be equal to log a over b, और log a over b will be equal to log a minus log b। अगर आपका आर्ग्यूमेंट के ऊपर कुछ पावर चढ़ा हुआ है, बेस मैंने जानबूझ के नहीं लिखा क्योंकि बेस कुछ भी हो सकता है, अगर आपकी आर्ग्यूमेंट के ऊपर कुछ पावर चढ़ी हुई है ना तो ये पावर आगे आ जाती है। जैसे इस वाले केस से मैं आपको सिखा भी सकता हूं, log 2 8 को आप ऐसे लिखो 2 क्यूब, तो इसको आप आगे ले जाओ तो ये 3 log 2 विद बेस 2 हो जाएगा। 2 की पावर क्या चढ़ाऊं कि 2 मिल जाए, 1 ही आएगा, तो आंसर आ गया 3 टाइम्स 1। तो अगर आपकी आर्ग्यूमेंट के ऊपर कुछ पावर चढ़ी हुई है, चाहे ये पावर आपको बेटा पॉजिटिव दिख रही है नेगेटिव दिख रही है, आप इसको आगे लेकर आ सकते हैं।
ठीक है, ऐसे n log a हो जाएगा। अगर आपकी बेस के ऊपर कुछ पावर चढ़ी हुई है, ध्यान रखना ये 1/n की तरह बाहर निकलती है, n पावर है तो ये 1/n की तरह बाहर निकलेगी। ये है बेटा आपका, अगर आपको बेस में थोड़ी बहुत झोल झाल करनी हो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे क्वेश्चंस में यूज होती है फिफ्थ प्रॉपर्टी। आपको log b दिया हुआ है विद बेस a, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log b अपॉन log a विद सम रैंडम बेस c, बेस चेंज करने वाली प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। अगर आप किसी नंबर के ऊपर log चढ़ा देंगे विद द सेम बेस जो नंबर उठाया है, तो आपका आउटपुट x आ जाएगा। जैसे अगर मैं ये बोलूं e टू द पावर ln x किसके बराबर होगा, ln का मतलब बेस e ही है और उसी पे ही रेस किया हुआ है, तो आंसर आ जाएगा ये। log 1 विद बेस a, कुछ भी रैंडम बेस के बारे में सोचो, उसकी पावर 0 रेस करनी पड़ेगी जब तो आंसर 1 आएगा, तो log 1 इज 0। log a विद द सेम बेस क्या होगा भाई, 1 के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। log a विद बेस b मल्टीप्लाइड बाय log b विद बेस a विल बी इक्वल टू 1, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं दोस्त। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो इसका, और अगर तुमको चाहिए तो इसकी पीडीएफ भी मैं तुमको भेज दूंगा अपनी ऐप पर। अब आते हैं बेटा लॉग फंक्शन पे, कि लॉग को एज अ फंक्शन कैसे देखा जाता है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। ये मैं बेटा तुमको जब 12th में कैलकुलस आएगी ना, तो वहां पर भी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के चैप्टर में लॉग और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने 11th में नहीं दिया हुआ, लेकिन 12th में दिया हुआ है, तो वहां पर ये तुम लॉग की प्रॉपर्टीज भी रिवाइज करोगे, लेकिन मैं तुमको पहले ही सिखा रहा हूं ताकि थोड़ा सा तुम्हारे को अपर हैंड मिल जाए। यहां पे देखो बेटा, इसको फंक्शन फॉर्म में लिखोगे तो ऐसे लिखोगे यार, log x विद बेस a। सबसे पहले तो ध्यान रखना जो ये बेस है ये ग्रेटर देन 0 रहेगा, इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1। आपकी डोमेन क्या रहेगी बेटा, r प्लस, यानी कि पॉजिटिव सेट ऑफ रियल नंबर्स, रेंज कैन बी कुछ भी रियल नंबर्स, ठीक है। अब देखो, अगर अब यहां पे देखो a ग्रेटर देन 0 है और नॉट इक्वल टू 1 है, तो a 0 से 1 के बीच में भी रह सकता है और फिर 1 से ऊपर रहेगा। तो यहां पे दो केसेस बनते हैं। अगर a ग्रेटर देन 1 है तो आपका log का ग्राफ ऐसा जाता है, इंक्रीजिंग है, ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, जो आप आगे पढ़ेंगे अभी। और आपका जो ग्राफ है log का वो 1,0 से पास करेगा, ध्यान रखना 1,0 से पास करेगा। बेटा यही तो टैलेंट है हमारा, एक बारी समझाऊंगा शिद्दत से, पेशेंस से। पिछली बारी तुमको पता है सबसे ज्यादा दुख मुझे किस बात का हुआ था, कि बच्चे यार जुड़े तो सही थे लेकिन बहुत ज्यादा लेट जुड़े थे, यूट्यूब ने ना रिकमेंड नहीं किया था। इस बारी मुझे बस यही डर है कि यार मैं अच्छे बच्चों तक, समझने वाले बच्चों तक टाइम तक पहुंचा दे यूट्यूब, उसमें तुम लोगों की भी हेल्प लगेगी यार। तुम लोग अगर समझ आ रहा है तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना, अपने दोस्तों यारों को बताना गगन सर के बारे में, और जितना मेरी साइड से बन पाएगा, जितनी मैं हेल्प कर पाऊंगा बेटा करूंगा तुम्हारी, ठीक है। उसके बाद 0 से लेके 1 तक है अगर a, तो बेटा तुम्हारा फंक्शन ना डिक्रीजिंग फंक्शन की तरह दिखता है, पास अभी भी 1,0 से करेगा। यहां पर ऐसी शेप है, यहां पर ऐसी शेप है, ठीक है। इनके ऊपर मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। हाँ पंजाबी हूं बेटा, पंजाब से नहीं हूं लेकिन पंजाबी हूं, रहता दिल्ली में हूं, ठीक है। अब बेटा ध्यान से देखो, ये हैं तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलास, कहीं पर भी घुस जाएंगे ये, तो ये सारे फॉर्मूलास तुम्हारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, जो मैंने यहां पर मेंशन है। एक ही स्लाइड में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज हैं तुम्हारे लिए, ठीक है। इस पे मैंने एक 10 मिनट का वीडियो भी डाला हुआ है चैनल पर, ये रहा, रिवाइज ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अंडर 10 मिनट्स। इस वीडियो को देख लेना। क्यों देखना है, क्योंकि तुमको शायद ये फॉर्मूलाज रटने की जरूरत पड़े, लेकिन मैंने उस 10 मिनट में इस वीडियो के अंदर ये दिखाया हुआ है कि इन फॉर्मूलाज को आप लॉन्गर टाइम तक कैसे रिटेन कर सकते हो अपने दिमाग में। तो हर फॉर्मूला के पीछे मैंने कुछ ना कुछ हैक, कुछ ना कुछ ट्रिक, कुछ ना कुछ लॉजिक बताया है वो 10 मिनट की वीडियो में, जिससे आप इन फॉर्मूलाज को लंबे टाइम तक याद रख पाएंगे। तो आपका टास्क क्या है बेटा, आपका टास्क है कि आप ये 10 मिनट की वीडियो देखेंगे, बहुत ज्यादा तो आपसे डिमांड नहीं कर रहा,
बोलो, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा, तो ये 10 मिनट की वीडियो देख लेना। उसके बाद बेटा हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बेटा देखो यार, पीएनसी ना तुम्हारी प्रोबेबिलिटी में यूज होगी, लेकिन मुझे पता है पीएनसी से तुम 11th में ही बहुत परेशान हो गए थे। मेजॉरिटी बच्चों को पीएनसी नहीं समझ आती है, तो तुमको सिर्फ बेसिक चीजें समझनी है। और अगर ये बेसिक चीज भी समझ नहीं आती ना, तो भी मैं तुमको विदाउट पीएनसी प्रोबेबिलिटी करा दूंगा। एक जगह पीएनसी यूज नहीं हो रही होगी, दिस इज माय गारंटी। कोई नहीं तुमको यूट्यूब पे ये बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी विदाउट पीएनसी करवा दूंगा, मैं बोल रहा हूं विदाउट पीएनसी करवा दूंगा, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकली सोच के। लेकिन आप लोगों को बेटा बेसिक फॉर्मूलेस फिर भी पता होने चाहिए। एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल विदाउट रेपिटेशन। रेपिटेशन होगा तो बेटा एन टू द पावर आर हो जाएगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट के लिए यूज होता है, आप लोगों को पता ही है। ये हो गया एनसीआर का फॉर्मूला, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल टाइम्स आर फैक्टोरियल। ये किसके लिए होता है भाई? टू सिलेक्ट, टू चूज, वे ऑफ सिलेक्शन, वे ऑफ चूजिंग के लिए हम लोग एनसीआर का फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन आप लोगों को बेसिक आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी आता है बेटा तो मैं विदाउट पीएनसी भी आपको प्रोबेबिलिटी सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूं कि यार तुम किसी टॉपिक से हार मत मानो, बेसिक लेवल पे तैयार कर लो चीजों को, काम आगे आ जाएंगे। ठीक है, अब बेटा देखो यहां पर तुम्हारा एक टास्क है यार, जैसे मैंने तुमको स्टार्टिंग में ही बताया था, यहां पर तुमको स्टैंडर्ड इक्वेशंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की पता होनी चाहिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ऐसा कोई डायरेक्ट यूज नहीं आएगा, लेकिन इंटीग्रेशन में कहीं पे स्टैंडर्ड इक्वेशन तुमको दी जाएगी तो तुमको समझना पड़ेगा ये एलिप्स की इक्वेशन है, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, तो तुमको वहां पर चीजें समझनी पड़ेंगी। तो इसलिए तुमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुमको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स दिमाग में नहीं रखने हैं, बहुत ज्यादा सवाल नहीं करने हैं। अगर तुम बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड इक्वेशंस को दिमाग में डाल लो। लेकिन ये जो चैप्टर है ना दोस्त, इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलस का आपका पहला चैप्टर है और अभी मेन कैलकुलस 35 मार्क्स की बाकी है। अगर आपने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स यहां नहीं समझे थे अच्छे से ना, तो आगे आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है। 12th में जब मैं कैलकुलस चालू करवाऊंगा तो मैं थोड़ा बहुत आपको लिमिट्स, थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स पढ़ाऊंगा, लेकिन उतना टाइम नहीं मिलेगा कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो उसके लिए अब आपको दो काम करने हैं, पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 के लिए। ये चीज मैं बेटा इस वीडियो में भी करवा सकता था, लेकिन पहले मैंने ऑलरेडी कराई हुई है, तो मतलब मेरा टाइम और आपका टाइम बचाया जा सकता है यहां पर, है ना। तो हम लोग थोड़ा सा स्मार्टली चलेंगे बेटा चीजों के साथ। आप लोगों को कोनिक सेक्शन की और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स की 40 मिनट्स की वीडियो देखिएगी इसी चैनल पर। होम पेज पे जाएंगे ना जब आप, देखो मैं आ गया आपने स्कोरअप पे, यहां पर होम पेज में जाएंगे जब आप, तो आपको दोस्त यहां पर 3 वीडियोस दिखेंगी। ये तीनों की तीनों वीडियोस देखना आपका टास्क है। अगर आप ये तीनों की तीनों वीडियोस देख लेते हैं, देन यू आर एक्चुअली रेडी फॉर मूविंग टू क्लास 12th मैथ्स। और उसके बाद फिर बेटा तुम रिलेशंस एंड फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करना चालू कर सकते हो। और मैं अपने चैनल पे भी भाई धीरे धीरे पढ़ाना चालू करूंगा रिलेशंस एंड फंक्शंस का। अगर तुमको चाहिए कि सर हमको एक्सरसाइज वाइज पढ़ा दो, तो मैं वो भी कर सकता हूं। तुमको वन शॉट चाहिए, मैं वो भी कर सकता हूं। और उसके साथ साथ दोस्तों बैच प्लान कर रहा हूं मैं, अभी वो प्लानिंग में ही है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन जब तक आप लोगों को नहीं रुकना है बेटा, आप लोग अपना थोड़ा 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 बेस बनाते रहिए, चीजें कवर करते रहिए। जैसे अभी तो सबसे पहले 3 वीडियोस कवर करिए ये, और उसके बाद आप लोगों को YouTube से फॉलो करना है, वो भी वेल एंड गुड है। आप लोगों को एक डिटेल्ड मतलब पर्सनल मेंटोरिंग के साथ, पर्सनल अटेंशन के साथ बैच में पढ़ना है कि सर स्टार्टिंग से लेके एंड तक मेरे को सारी चीजें डिटेल में कवर करनी है। YouTube में उतनी डिटेल में नहीं हो पाएंगी, वहां पे तुमको प्रैक्टिस शीट्स भी मिलेंगी, तुम लोगों को DPPs भी मिलेंगी, तुम्हारे डाउट्स भी सॉल्व किए जाएंगे। उसके साथ साथ तुम लोगों के लिए थोड़े से मतलब वहां पर मैंने एक्स्ट्रा चीजें प्लान करी हैं, जो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा, वो थोड़ा सा सरप्राइज ही रहने देते हैं, तुमको बाद में मजा आएगा। ठीक है, तो भाई यहां पर अपना एक बेसिक लेक्चर होता है खत्म। आई होप तुम लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा। अब तुम लोगों को ये 3 वीडियोस देखनी है जाकर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर करके रखना, और अपने दोस्तों यारों को यार इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि उनका भी शुरुआत अच्छी हो जाए। और जो भी बच्चा अभी तक
मैथ्स के लिए टीचर ढूंढ रहा है, उसको नहीं समझ आ रहा, तो एक बारी बस मेरी वीडियोस देखने के लिए जरूर बोल देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।